अब पाजी सबसे बड़े दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है। पाजी बिल्कुल खबर पे रहेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं, बिल्कुल प्रोग्राम शाम को होता है भैया जी, बिल्कुल खबर पे, टू दी पॉइंट खबर पे पाजी। भारतीय चाय पियो और हम खबर जो है ना, खास खास खबर जो है ना, बिल्कुल आपको यहीं से दिखाएंगे और बताएंगे। आज बाजी मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो जानो तुम्हें? मैनिफेस्टो जानो? क्यों? चुनाव ही नहीं होते देश में मैनिफेस्टो पे, लेकिन मैनिफेस्टो तो जारी होते हैं। क्यों भाई, कैसे हैं यार? बहुत अच्छे आदमी। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील जी। सुनील जी तो खबर अभी बताते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, बादल देवनाथ भी जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे अपने मैनिफेस्टो के बारे में कि आज क्या कुछ हो सकता है। प्रियंका टिब्रेवाल भी रहेंगी, जो बीजेपी की तरफ से बताएंगी, अपनी बात रखेंगी, क्या रह गया क्या। चाय दादा तुमने बहुत अच्छी बताई, लेकिन मैं खबर पर ही रहना, मुझे आज कहा गया है बिल्कुल खबर पे, कोई बात जनता से नहीं। हाँ, चोट के कारण ये पहले 11 तारीख को मैनिफेस्टो आना था, लेकिन मैनिफेस्टो आज शाम 5 बजे के आएगा। लेकिन दीदी को वहां भी जाना है अपनी जनसभाओं को संबोधित करने। लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी आशिका जी जो है मुझे दिखाई पड़ रही हैं। आशिका, क्या क्या कुछ खास मैनिफेस्टो में हो सकता है? कहने रिजर्वेशन को लेकर खास बात हो सकती है आज, जहां तक सवाल है मैनिफेस्टो का, टीएमसी के मैनिफेस्टो का। हाँ आशिका। जाहिर है बहुत ही लोक लुभावन ये मैनिफेस्टो होगा। प्रतीक और जिन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा वो है आर्थिक जो पक्ष है, उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। और इसके अलावा जो खबर मिल रही है, कुछ पिछड़ी जनजातियां हैं जिनको लगातार, जिनकी तरफ से मांग उठ रहा था कि उनको ओबीसी का स्टेटस मिले, तो वो भी वादा टीएमसी के मैनिफेस्टो से किया जाएगा। तो लोक लुभावन होगा ये मैनिफेस्टो। कोई भी पक्ष दीदी जो है वो छोड़ेंगी नहीं और हर तरफ से घेरने की कोशिश रहेगी बीजेपी को। ऑफ कोर्स आशिका, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, लेकिन हमारे पास बीच में देख रहे थे दादा बादल देवनाथ भी दिखाई पड़े थे। दादा कैमन आचो, हम ही पूछे गलाम, आप कहाँ हैं? आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ। दादा कैमन आचो? ভালো আছি, लेकिन आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो एड्रेस नहीं मिल रहा है। एड्रेस मिलने के बाद मैं तो खुद खातिरदारी करूंगा, क्योंकि न्यूज 18 से साथ मेरा आज का रिलेशन नहीं है, बहुत दिन का रिलेशन है। अच्छा ठीक है दादा, राइट। प्रियंका जी आपका भी, प्रियंका टिब्रेवाल, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दादा मैं अपना तो आपको एड्रेस भेज ही दूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि आज सारे स्टेट हेड मौजूद थे, कोरोना जैसी परेशानी थी, जो जहां पे जिसका एड्रेस चाहिए था वो दीदी का एड्रेस चाहिए था और सारे हेड्स को वहां पहुंचना था, तो दीदी वहां क्यों नहीं पहुंची? ये एक तो पहले बात ये बताइए, कोरोना जैसी परेशानी जिसमें सारे लोग पहुंचे, लेकिन दीदी क्यों नहीं आई? दीदी के साथ बात हुआ? दीदी के साथ बात हुआ कि नहीं? नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं दीदी से बात की बात नहीं, पहले मैं बात पूछ रहा हूँ। मैं दीदी का नंबर भी आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं दीदी के साथ बात कर लीजिएगा। बादल देवनाथ मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता जानना चाहती है, बंगाल की जनता जानना चाहती है, देश के लोग जानना चाहते हैं, सारे स्टेट हेड मौजूद थे, बीजेपी आपसे यही सवाल पूछ रही है। जब जहां पे सेंटर को लगता है कि सेंटर का जहां पे पहल है वहां पे आप मौजूद नहीं थे, तो दीदी नहीं आई, इसका क्या कारण है? बादल देवनाथ दीदी आएगा आज शाम को। इश्तेहार या मैनिफेस्टो जो है वो डिक्लेयर आज ही घोषित होगा, भवन से आज ही घोषित होगा। दीदी अभी झारखंड में है, पुरिया में, दक्षिण में है, साउथ में, वहां पर एक जनसभा है। थोड़ी देर में जनसभा चालू होगा, सब तैयारी चल रही है, वहां पर दीदी पहुंच गया वहां पर। और दूसरा बात है प्रतीक जी, जो आपको कहना चाहता हूँ, हर चैनल में कह रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ प्रतीक जी, न्यूज 18 के माध्यम से, पूरे देश में ममता बनर्जी के ऊपर कुछ लोग ने फाउल किया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, फाउल तो दीदी को किया। और मैदान में फाउल करने के बाद प्रतीक जी क्या होता है जानते? मैदान में फाउल करने के बाद रेफरी उस जो आदमी फाउल करता है, जो प्लेयर फाउल करता है, उसको रेड कार्ड दिखा के, व्हिसल बजा के रेड कार्ड दिखा के उसको बाहर, मैदान से बाहर निकाल देता है। और कैसे दिखाता है मैं आपको प्रतीक जी एक बार दिखा रहा हूँ। ठीक है दादा, ठीक है दादा, मैंने सवाल, ठीक है दादा, मैंने सुना दादा, आपकी बात सुनी, मैंने बात सुनी। ऑफ कोर्स मैंने सवाल भी पूछा था आपसे। प्रियंका टिब्रेवाल, मैं आ रहा हूं दादा, आ रहा हूं, अमियास जी। प्रियंका टिब्रेवाल, पहला तो सवाल ये था कि मैंने उनसे कहा कि ममता क्यों नहीं आई,
और आज सारे स्टेट हेड मौजूद थे और एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात थी। दूसरी बात यह है कि आज कहा जा रहा है मैनिफेस्टो आने वाला है शाम 5 बजे, और मैनिफेस्टो में बहुत कुछ खास चीजें रिजर्वेशन को लेकर, जैसे हमारी सहयोगी आशिका बता रही थी, एक सवाल यह है कि उसमें रिजर्वेशन को लेकर भी एक है बात, वो हो सकती है। कुछ वायदे भी किए जा सकते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। व्हाट्स योर टेक दोनों पॉइंट्स पर, प्रियंका टिब्रेवाल? देखिए, ऐसा है, वादा करने में तो ममता बनर्जी अव्वल नंबर है, अव्वल नंबर है वादा करने में, लेकिन निभाने में जो है वो शून्य है, शून्य। तो वादे उन्होंने बहुत किए पश्चिम बंगाल की जनता के साथ, 10 वर्षों में निभाया कुछ भी नहीं, ये जनता ने देखा है। और दूसरी बात, जहां तक फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, तो लोकतंत्र को वो मानती नहीं, कानून व्यवस्था को वो मानती नहीं, सरकार को वो मानती नहीं, जबकि खुद सरकार होने का दावा करती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने आज तक देखा नहीं कि यहाँ कभी सुशासन की सरकार आई हो। जो आदमी फेडरल स्ट्रक्चर, ये आप कैसे कह रही है? देखिए एक स्टेट हेड है, देखिए प्रियंका आई एम रियली वेरी सॉरी, प्रियंका रियली वेरी सॉरी। देखिए वो एक स्टेट हेड है, आप जब ये कहती वो लोकतंत्र मानती नहीं, वो कानून मानती नहीं, तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। आई एम सॉरी, आई एम टोक रहा हूँ आपको, लेकिन ये बात आप किस तरह से कहती हैं? नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 3 दफा ममता बनर्जी ने ऐसा किया है कि जब प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई, ममता बनर्जी नहीं गई। क्यों नहीं गई? अगर उनको अपने राज्य की चिंता है, मैं कहती हूँ अहंकार को आप परे रख दीजिए, लेकिन लोकतंत्र में अपनी जनता के लिए सोचिए। क्यों नहीं गई आप? आपको राज्य को रिप्रेजेंट करना है, फिर क्या तकलीफ है आपको? हमारे लिए लड़िए ना। आप अपना अहंकार को साइड रखिए। बादल देवनाथ जी चुप करिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप थी, तमीज रखिए थोड़ी। तो ऐसा है कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए लड़िए, हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए लड़िए, हमारे लिए मांगिए ना सेंटर से। आपको बेइज्जती क्यों महसूस होती है? आप क्यों अपना राजनीतिक अहंकार सामने ले आती हैं? देखिए, बेचारे किसानों को किसान सम्मान निधि तक नहीं मिलने देती, पश्चिम बंगाल की जनता को आयुष्मान योजना का फायदा नहीं उठाने देती, जितनी केंद्र सरकार की स्कीम है कुछ भी हम तक नहीं पहुंचने देती। तो भोग कौन रहा है? भुगत भोगी कौन है? हम हैं, पश्चिम बंगाल की जनता है। किस लिए? आपके भाइपों के लिए, आपकी कुर्सी के लिए? नहीं सहेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमें अपना अधिकार चाहिए, चाहे वो आपको गिरा के हो, हम लेके रहेंगे। मैं आंसर दूं प्रतीक जी? बादल देवनाथ, चाय के मुद्दे के साथ, चाय की अगर भाड़ा जो है बहुत अगर गर्म है तो मुद्दा भी बहुत गर्म है। पाजी आप बोलिए दादा देवनाथ, प्रतीक जी। किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत का बात आया, लोकतंत्र और कानून व्यवस्था का बात आया। कानून व्यवस्था के बारे में मैं मानता हूँ लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा खराब हुआ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन लोकतंत्र नहीं मानता है, गणतंत्र डेमोक्रेसी नहीं मानता है ममता बनर्जी। तो कैसे मुख्यमंत्री या पूरे देश में, पूरा विश्व ममता बनर्जी को ममता दीदी कैसे कहते हैं? और दूसरा बात, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, बादल देवनाथ मैं रोकना चाहूंगा, बादल देवनाथ मैं रोकना चाहूंगा। दादा एक रुको, एक बड़ी खबर आ रही, एक बड़ी खबर आ रही है। लेट्स गो टू दैट जी। कोरोना पर प्रधानमंत्री की जो बैठक है, इसमें सभी सजी एक्सक्लूसिव बैठक है, और इसमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं। कोरोना के केसेस पर मंथन हो रहा है, लेकिन बाजी सबसे बड़ी जरूर अहम चीज जो है इस वक्त देश में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, कोरोना पे कैसे काबू पाया जाए। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है वो कैसे सुलभ हो, आम जनता तक सुलभ हो, आम जनता तक ये पहुंचे, ये एक बड़े सवाल। इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने बैठक स्टेट हेड की बुलाई, लेकिन यह भी एक सवाल उठ गया कि आज पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर उसमें नहीं पहुंची। जी प्रियंका, आज इस बैठक में जबकि सब स्टेट हेड मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं पहुंची। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी बादल देवनाथ जी कहेंगे कि देखिए ममता सरकार ने अपनी इतनी सारी स्कीमें चलाई थी, नहीं माना आयुष्मान को तो क्या बात है, नहीं लिया किसान सम्मान निधि तो क्या बात है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये जो हमारी जनता है, जो गरीब किसान है, जो गरीब लोग हैं पश्चिम बंगाल के, अगर किसी गरीब के घर में एक दिया जल रहा है तो 2 दिए जलने से रोशनी ज्यादा होगी या कम होगी? तो अगर पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ दे रही है, हमने उससे मना नहीं किया, आप दीजिए, लेकिन अगर एक गरीब को सेंट्रल सरकार की जो स्कीम है उसका लाभ मिलता है तो आपको तकलीफ कहां है? इस बात का जवाब दीजिए। 6,000 रुपए अगर किसानों को ज्यादा मिल जाते तो ममता बनर्जी का क्या घाटा लग जाता?
लेकिन ये स्वार्थ की राजनीति है, ये हिंसा की राजनीति है, ये अपने लाभ की राजनीति है जो वो कर रही है। बादल देवनाथ, और इसके लिए बादल पश्चिम बंगाल की देवनाथ, जनता बादल भोगे। देवनाथ। क्यों भोगे? मैं बोल रहा हूँ इनको चुप होने दीजिए। प्रतीक जी, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, आप बोलिए, जरूर बोलिए। लेकिन एक बीजेपी जो ट्वीट कर रही है वो ये कर रही है कि कोरोना की जो एक अहम बैठक थी उसमें भी आप नहीं आए, इसमें नहीं आए, आपको आना चाहिए था, आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था जब स्टेट हेड्स मौजूद थे सारे, तो क्यों नहीं हुए? और एक सवाल प्रियंका ने आपसे पूछा। मैं पहले ही आपको कह दिया, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया प्रतीक जी, मेरे बड़े भैया, दीदी झारग्राम में है, पुरुलिया वहां पर सभा है, आप थोड़ी देर में सभा शुरू होगा, वो सभा 2 हफ्ता पहले से तय ठीक था, इसलिए दीदी वहां पर है। और दीदी प्रधानमंत्री के साथ कुछ विषय में जो गवर्नमेंट है उनके साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात तो जरूर हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हो जाएगा, बात हो जाएगा। दूसरा बात, आयुष्मान का जो भारत है, आयुष्मान भारत है, उससे पहले ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी मतलब यहाँ पर फ्री चिकित्सा 5 लाख का मिलता है। और दूसरा बात, आयुष्मान भारत किसको आयुष्मान भारत मिलना चाहिए, किसको आयुष्मान भारत, जिसके पास स्कूटी, इसके बाद गाड़ी, इसके बाद घर, इसके बाद जमीन है, उसको किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा, आई में लिखा हुआ है। और आयुष्मान भारत जिसको मिल सकता है उसको देते हैं, सबको, जिसके पास घर पे गैस है उसको देते, जिसके पास गैस है उसको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा, जिसके पास स्कूटी है, स्कूटर है, उसको बाइक है, उसको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा, आइन में लिखा हुआ है। तो आयुष्मान भारत चलिए ठीक है दादा। और तीसरा आपको भी बोलना है दादा, आपको दादा आप बोलो, अच्छा बोलो दादा, एक बोलो, एक लाइन और बोलो, एक लाइन और बोलो, आप बोलो एक लाइन। ममता बनर्जी छोटे छोटे बच्चे जन्म से मृत्यु तक सबको पैसा दे रहा है, संसद में जाएगा 2000 रुपए, स्कूल में जाएगा ड्रेस, पैंट, जूता, खाना, आंगनबाड़ी, गरीब के लिए, 10 सालों कुछ काम नहीं किया, किसान सम्मान के लिए, किसान को टीएमसी जो है बीच में मत बोलो, ठीक है दादा, हमने सुना, दादा सुना, प्रियंका और बादल देवनाथ दोनों को रोकूंगा, प्रियंका और बादल देवनाथ दोनों को रोकूंगा। आज मैनिफेस्टो आने वाला है, क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा? कुछ, क्या नाम हो गया? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी? हाँ जी। अच्छा, यहीं रहते हैं कोलकाता में, कितने सालों से? मेरा 45 साल हो गया। 45 साल में तो समझ लिए बहुत सारा उम्र गुजर गया। तो अब क्या होगा इस बार, क्या लग रहा है? तो ये बदल होना चाहिए, बदल होना चाहिए। और इस बार ये जो मैनिफेस्टो समझ रहे हैं आज जो आ रहा है, ये जो आएगा मैनिफेस्टो, उसमें जो वादा किए हैं तो उसमें कुछ लगता है क्या होगा? कुछ दीदी कह रही है कुछ, उससे कुछ होने वाला नहीं, अरे उससे कुछ नहीं होने वाला। रुको फिर, কেমন আছেন? ভালো আছে। কি নাম? সন্দীপ। সন্দীপ কি হবে এইবার? দেখুন কি হয়, কি লাগছে? এখন তো কিছু বলা যাবে না। আজকে তো ম্যানিফেস্টো আসছে, তো বাঙ্গাল দিকে তো ম্যানিফেস্টো কাফি মাयने আসছে, और দিকে তো আমি জানি না, लेकिन बंगाल में मैनिफेस्टो मैंने खूब ही मायने। आपको लगता है मैनिफेस्टो में कुछ आएगा? ऐसा कोई मतलब नहीं है सर। मैनिफेस्टो का मतलब नहीं? नहीं। क्यों? अभी तक कोई ऐसे कोई बताएंगे कि हम लोग को क्या सुविधा मिला दीदी से हम लोग को क्या मिला है, बताइए आप। कुछ नहीं मिला। अरे तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला दीदी से। बड़े बड़े बात करने से होता नहीं, बड़ा बड़ा फॉरवर्डिंग करने से होता है। इंसान का क्या मिला है? अरे भाई साहब, 10 साल अगर कोई ऐसे थोड़ी ना चुनाव जीत जाएगा। तो उससे तो बोले क्या मिला है? अरे तो 10 साल क्या मिला है? क्या मिला है? अरे आप क्या मिला है? हमसे कोई नहीं कोई नहीं मिला। जोर से बोलो, देखा वाला बात क्यों बोल रहे हैं? कोई नहीं मिला। बीजेपी आ रहा है इस बार, बीजेपी का बीजेपी हम लोग बोले हाँ बीजेपी, जो से हिंदू का नाम से खड़े हुए उसको मैं क्या भरोसा कर सकते? राम नाम लेने से वाला हिंदू बोल तो मुस्लिम नहीं होते, राम नाम लेने से उसके बाद मुस्लिम होते। दादा चलिए जाओ चाय पी लो, चाय हेलो चाय प्रेशर बन रहा है। प्रेशर बोलिए दादा बोले प्रेशर, ऐसे प्रेशर बनाया जाता है, जोर से बोल के प्रेशर बनता है। बंगाल में कोई फूल नहीं फूटेगा, जोरा फूल नहीं फूटेगा, पद्म फूल नहीं फूटेगा। फिर कौन फूलेगा? आएगा अलायंस में आएगा, ग्रैंड जी कोनो फूल আসবে না, ना तो पद्म फूल यानी कमल नहीं, और ना तो जोरा फूल यानी टीएमसी, तो आएगा क्या? यूनाइटेड फ्रंट। यस यूनाइटेड फ्रंट अलायंस आएगा कि नहीं, फूल नहीं फूल कौन फूल फूलेगा? जमीन ठीक नहीं है, जमीन ठीक नहीं, जमीन ठीक नहीं है। अच्छा, अभी जमीन ठीक करना पड़ेगा, जमीन ठीक करना पड़ेगा।
पश्चिम बंगाल में पाजी, पश्चिम बंगाल में चुनाव का अपना मजा होता है। कहते हैं जमीन पहले ठीक करना पड़ेगा, और जब ये जमीन की बात आती है तो ये इशारा दादा का था, कोनो फूल ना है, कोनो फूल ना है, मतलब उधर टीएमसी का भी तो फूल ही के निशान है ना, उधर पद्म फूल यानी कमल का निशान है, तो बोले कोनो फूल ना है, जो आएगा उधर यूनाइटेड फ्रंट का। आपका कौन फूल? नहीं पद्म फूल ही आएगा। पद्म फूल यानी कमल। अच्छा दादा की लगते ये बात? कमल फूल। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार मैनिफेस्टो भी तो आ रहा है आज। इससे कुछ होने वाला नहीं, मैनिफेस्टो से मतलब नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, हैं? कुछ होने वाला इससे कुछ नहीं। बदल होगा, बदल होगा, कमल फूल आना हाँ चाहिए, एकदम बदल होना चाहिए, बदल होना बदल चाहिए, होना चाहिए, खाना पीना होना चाहिए, बदल। अच्छा बदल होना दादा चाहिए। एक तो चाय पीने जाओ। ना थैंक्स। अरे नहीं ना हो। हम लोग चाय नहीं पीते, हम ही वाले हैं। जी अरे ख्याला तो हो ख्याला हो। हाँ जी हाँ देखिए, मैं एक बार खबर पे मैंने कहा था कि मैं खबर पे रहूंगा, ख्याला हो आमी जाने। मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, साफ साफ बात बता दो, साफ साफ बात। इंसान का जो गुस्सा है हाँ। अभी तक वो ओपनिंग नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए बात को। इंसान का जो गुस्सा है वो अभी तक ओपनिंग नहीं हो रहा है, ओपनिंग होगा इस इलेक्शन कब में। इंसान का गुस्सा जो है एक दिन में इंसान का गुस्सा नहीं चढ़ता है, 2 दिन में नहीं चढ़ता है। इतना दिन से जो आपने जो घोटाला किए हैं, क्या किया है नहीं किए, हम लोग को जानने की जरूरत नहीं। हम लोग रोजी रोटी खाने वाले इंसान है। हम लोग को क्या क्या मिला है? 2 चाय बनाओ, हम आशिका के पास चलते हैं। आशिका के पास कुछ मैनिफेस्टो के कुछ पॉइंट है। जी आशिका, जी आशिका, आपका दादा हम लोग को क्या बोलने मिला? राइट आशिका प्रतीक जो सूत्र बता रहे हैं, मैं जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि आर्थिक तौर पर कोशिश रहेगी कि टॉप 5 स्टेट्स में देश के हो जाए। पश्चिम बंगाल स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है, जहां बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर उनको 10 लाख रुपए तक का लोन पढ़ने के लिए दिया जा सकता है। जो गरीब परिवार हैं उनको न्यूनतम आय 500 रुपये प्रति माह की दी जा सकती है। राशन घर घर पहुँचाया जा सकता है। युवाओं को नौकरी के लिए कई नए प्रकल्प जो हैं वो राइट आशिका, मैं आपसे शाम को जरूर बातचीत करेंगे जब भैया जी प्रोग्राम कर रहे होंगे, लेकिन अभी वक्त है स्टूडियो से अखाड़े का। जी हाँ, और नसिंगम करते हैं, क्या गजब करते हैं भाई वो। हाँ चलिए वो अखाड़ा देखते हैं, ये तो खत्म, उधर चलिए आप। नमस्कार, नया दिन नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। देश में बढ़ते कोरोना को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। देश भर में वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू होने के बाद कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह पहली बैठक हो रही है। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हर दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुंबई, भोपाल, देश भर में कई कोनों पर हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले विक्रांत से बात करते हैं। विक्रांत, प्रधानमंत्री जी की ये जो बैठक है वो देश के अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें ममता बनर्जी शरीक नहीं हो रही है क्योंकि वो कह रही है वो कैंपेनिंग में बिजी है, लेकिन ये जो कोरोना की जो संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर चिंता की रेखाएं ज्यादा हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल जो बैठक शुरू हो चुकी है, जो हमें जानकारी मिल रही है आनंद, और इस समय 2 मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आए हैं। एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हैं, उनको बैठक में भेजा गया है। उन्होंने वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा गया है कि चूंकि वो चुनाव प्रचार के काम में बिजी है, इसलिए सूत्रों के मुताबिक वो इस बैठक में नहीं मौजूद रहेंगी। हालांकि एक सवाल जरूर बीजेपी के नेताओं की तरफ से उठाया गया है कि
इतना महत्वपूर्ण बैठक जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आती हुई दिखाई दे रही है और कई राज्यों में इसका काफी प्रतिकूल असर भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर राज्य की मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी भी वो मुख्यमंत्री है, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें बैठक में रहना चाहिए और बाकी सभी मुख्यमंत्री भी इस बैठक में, लेकिन भूपेश बघेल भी चूंकि असम का कामकाज देख रहे हैं, असम के चुनाव प्रचार का, तो वो भी इस बैठक में नहीं है। तो ये सवाल जरूर बीजेपी की तरफ से उठ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने भी अपने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू को बिठाया इस बैठक में और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में, और पश्चिम बंगाल में चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं बैठक में। हालांकि आज की बैठक के बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, वो आज की बैठक में प्रधानमंत्री भी बोलेंगे और इसके अलावा उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बोलने का मौका मिलेगा जिन राज्यों में इस समय कोरोना की स्थिति ज्यादा खराब है। ये आज की बैठक में तमाम यानी सभी मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, केवल उन्हीं जो मुख्यमंत्री हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा जिनके यहाँ तो यानी अगर 19 डिस्ट्रिक्ट, टॉप 19 डिस्ट्रिक्ट को पकड़ा जाए तो फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु, ये खासकर स्टेट्स होंगे जहां पर फोकस होगा। दिल्ली की भी क्या बात उठेगी, क्योंकि 19-20 डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस आए हैं उसमें से 16 तो महाराष्ट्र में है, तो सबसे बड़ा परेशानी का सबब तो महाराष्ट्र हुआ। विक्रांत, देखिए बिल्कुल आनंद, महाराष्ट्र इस समय बहुत ही चिंता की बात है और महाराष्ट्र को लेकर के विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि एक तरह से कोरोना की सेकंड वेव वहां पर दिखाई दे रही है, तो ये बहुत चिंता की बात है। जिस तरीके के पहले मामले आ रहे थे लगभग वैसे ही मामले अब आने शुरू हो गए और महाराष्ट्र को लेकर के केंद्र भी चिंतित है। कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक चिट्ठी भी भेजी थी महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को, जिसमें कहा था कि आपके यहाँ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण केस बढ़ रहे हैं। और जहां तक आपने दिल्ली की बात कही, तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आज की इस बैठक में नहीं बोलेंगे, उनको ये मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जिन राज्यों में ज्यादा केसेस हैं उनके मुख्यमंत्रियों को, जिस तरीके से फैल रहा है कोरोना जिन राज्यों में, हो सकता है उनके मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिले और वो राज्यों से केंद्र से किस तरीके की मदद चाहते हैं और केंद्र किस तरीके से बेहतर समन्वय के साथ वहां पर उसे काबू करने में मदद कर सकता है, इन सब चीजों को लेकर के चर्चा होगी। क्योंकि महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ी बात है कि सेंटर की तरफ से लेटर गया था कि देखिए अधिकारी खुद जो है लापरवाही बरत रहे हैं, सख्ती नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से जुड़ी, अमिताभ सिन्हा की खबर यह है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद बीजेपी के सांसद और नेता वैक्सीनेशन को सफल बनाने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सभी नेताओं और सांसदों को यह निर्देश दिया है कि वो अपने अपने इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन तेज करने का काम में जुट जाएं। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सांसदों, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन को सफल बनाने के काम में लगा दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में अभी 20,000 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर हैं और अब बीजेपी के नेता इन तमाम केंद्रों की निगरानी करेंगे और वैक्सीनेशन में तेजी लाने का उपाय करेंगे। अमिताभ सिन्हा की यह खबर है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 4 टीमों में बांटा गया है। हर टीम में 100 सांसद होंगे जो वैक्सीनेशन से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने के साथ साथ लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। अब नेताओं को वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हेल्प डेस्क बनाने की भी निर्देश दिए गए हैं। चंदन जजवाड़े जुड़ रहे हैं, तो अब सांसदों का काम है कि जाइए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और लोगों को जाकर ये कहिए, आग्रह कीजिए उनसे कि आइए और बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में आकर टीका लगवाइए। कम से कम 20 लाख टीके दिन के लग रहे हैं, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। कहीं इस पर आप फोकस होगा? बिल्कुल, देखिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है कि लोग खुद आगे आए टीका लगवाने के लिए, क्योंकि कई राज्यों में देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो टीका लगाने नहीं आ रहे। शुरुआत जब हुई थी तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा शिथिलता थी, लोग टीका लगवाने से डर रहे थे, घबरा रहे थे। लेकिन कुछ राज्यों में कोऑर्डिनेशन का अभाव, मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया गया। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर करीब 50% टीका जो पहुँचा है महाराष्ट्र को, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। इस तरह से और राज्यों की क्या स्थिति है, केंद्र उस पर निगरानी रखे हुए। दिल्ली की बात करें
तो दिल्ली में लगातार अलग अलग हॉस्पिटल्स में टीका लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की भी तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोग सामने आए। दिल्ली के सामने एक बड़ा खतरा ये भी है कि यहाँ पर फ्लोटिंग लोग खूब ज्यादा होते हैं। कैपिटल है तो बाहर से खूब ज्यादा लोग यहाँ आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ज्यादा अलर्ट है। अगर स्टेशनों की बात करें, रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डे हो, हर जगह निगरानी की जा रही है, रैंडम टेस्टिंग की जाती है कि जिन इलाके से लोग आ रहे हैं वो लोग सुरक्षित हैं या नहीं है। इन तमाम चीजों की जानकारी दिल्ली सरकार रखती है अपने पास और उसी के अनुसार एक्शन लेती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो दिल्ली में हालात जरूर थोड़े से आगे बढ़े हैं, केसेस जो है वो आगे बढ़े हैं, लेकिन चिंताजनक स्थिति अभी नहीं हुई। दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है, केंद्र के साथ भी बातचीत चल रही है कि दिल्ली को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि आनंद और दिल्ली में सख्ती बरतती हुई दिख चुकी है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर अगर लोग मास्क नहीं लगाते, अगर पब्लिक प्लेसेस में दिखते हैं तो फाइन लगना शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि पहला टीका यानी पहला वैक्सीनेशन लगने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। दूसरा टीका लगने के कम से कम 14 दिन बाद ही यानी ओवरऑल 42 दिन के बाद ही आपके शरीर में इनसे इम्यूनिटी आएगी। तो पहला टीका लगने के 28 दिन तक आप वल्नरेबल हैं, उसके बाद दूसरा टीका लगेगा, फिर एक 14 दिन आपको रुकना पड़ेगा और पूरी तरह से एहतियात बरतना पड़ेगा और 42 दिन के इस प्रकरण के बाद ही आप में इम्यूनिटी आ सकती है। यह जरूर ध्यान रखें। इसीलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द अगर आप 60 वर्ष की आयु से ऊपर हैं तो इमीडिएटली टीका लगाएं, या अगर 45 वर्ष से ऊपर है और आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है तो टीका लगाएं। अब कोरोना पर सूरत में पूरी तरह से सख्ती है। बाहर से आने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। अब ये गुजरात से खबर, सूरत में अब सख्ती बरती जा रही है। क्या कोई बाहर से आते वक्त उनको टेस्ट करना होगा, क्या अपने साथ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा। जनक दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 7 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा, भले अगर उनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट हो तो भी 7 दिन का क्वारंटीन है मैंडेटरी। जनक बताइए। बिल्कुल, देखिए आनंद, सूरत में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और कल जब 300 जितने मामले सामने आए तो अब उसमें भी चिंता की बात इसलिए है चूंकि लंदन स्ट्रेन और अफ्रीका का स्ट्रेन पाया गया है और वो संक्रमण ज़्यादा इन्फेक्शियस ज़्यादा है, ये नगर निगम मान के चल रहा है और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 3 ही दिन में 200 से 300 जितना राइज देखने को मिला और कल गुजरात में 1000 जितने केसेस सामने आए। तो ऐसे में अब नगर निगम ने सख्ती बढ़ाई है। जो भी सूरत में आएगा उसको 7 दिन का क्वारंटीन कंपलसरी होगा। अगर आप टेस्ट आपका नेगेटिव है तब बात अलग है, लेकिन पॉजिटिव होता है तब आपको तुरंत जाके क्वारंटीन किया जाएगा और रिपोर्ट RT-PCR आपको 72 घंटे का जो होता है वो RT-PCR आपके पास रखना होगा। तो कुल मिला के कहें कि नगर निगम बिल्कुल सख्ती बरतने पर है। पार्क्स बंद कर दिए गए हैं। कल ही 31 जितने छात्र भी पॉजिटिव आए। आनंद, चिंता की बात यही है, जो स्कूल्स चालू थी, चूंकि राज्य सरकार ने न्यू नॉर्मल की ओर जो आगे बढ़े उसमें स्कूल्स खोल दिए गए थे, तो स्कूल्स जहां पर 5 से ज्यादा बच्चे पॉजिटिव पाए गए उन स्कूल्स को बंद किया गया। तो अब ऑनलाइन शिक्षा ही होगी और उसके अलावा कल से अहमदाबाद में भी पार्क्स बंद रहेंगे। जो भी अहमदाबाद में भी बाग बगीचे और पार्क्स हैं, लेक फ्रंट है अहमदाबाद में, वो सारे के सारे अहमदाबाद में भी सख्ती लेकिन जब ये नियम बनाए जाते हैं, जनक, जरा सोचने की जरूरत है कि जो लोग आ रहे हैं, अगर जैसे मुंबई में जैसा रूल बनाया गया कि जो बाहर से आता है उसे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अगर उसके पास है तो ही उसे शहर के अंदर आने दिया जाएगा, वरना टेस्ट होगा और क्वारंटीन होगा। 7 दिन का क्वारंटीन इस तरह से मैंडेटरी कर देना, क्या ये ओवर रिएक्शन है? कई लोग पूछेंगे, या फिर सावधानी अच्छा है, दुर्घटना से सावधानी भली, इसलिए इस बात को किया जा रहा है। और सूरत में कई तरह से ये संक्रमण, कोरोना के केसेस बढ़ भी रहे हैं। जनक, बने रहिए हमारे साथ। अब कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर की जांच भी की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। अब टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं दिल्ली, गाजियाबाद और जयपुर की, जहां ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की स्टेशन पर ही कोरोना जांच हो रही है। जनक दवे हमारे साथ हैं, मनोज शर्मा हमारे साथ है, चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ पारस भी जुड़ रहे हैं मुंबई से। लेकिन मैं सबसे पहले चंदन से जानना चाहूंगा, दिल्ली में कहां-कहां टेस्टिंग हो रही है और कैसे टेस्टिंग हो रही है? सिर्फ रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग हो रही है या फिर अब ये धीरे-धीरे मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि कोई भी बाहर से अगर आता है तो उसे कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा 48 घंटे का? की
बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली स्टेशन पे 2 काउंटर बनाए गए हैं, निजामुद्दीन पे काउंटर हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सभी बड़े बस अड्डों पर इस तरह के फ्री टेस्टिंग सेंटर बनवाए गए हैं ताकि लोग आएँ और जांच करें। अभी की स्थिति की बात करें आनंद, तो चूंकि ट्रेनें जो होती हैं वो शाम में चलती है और सुबह पहुँचती है, इसलिए अभी पैसेंजर कम है, इसलिए काउंटर पर अभी आपको लोग नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही ट्रेन यहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ हर एक ट्रेन से रैंडमली लोगों को बुलाया जाता है, उनकी टेस्टिंग कराई जाती है। खास जोर तब होता है जब केरल या महाराष्ट्र की तरफ से कोई ट्रेन आती है तो ज्यादा लोगों को उस समय बुलाया जाता है। और एक एक बूथ पर अगर हम बात करें तो आरटी-पीसीआर के साथ ही जो एंटीजन टेस्ट होता है वो भी कराया जाता है ताकि बेहतर आंकड़ा मिल सके। इसकी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को भी भेजी जाती है और जो लोग अपना टेस्ट कराने आते हैं उनको भी रिपोर्ट भेजी जाती है। जिन लोगों का टेस्ट होता है उनकी सारी जानकारी कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, फोन नंबर समेत तमाम जानकारी जो है वो दिल्ली सरकार तक शेयर की जाती है ताकि लोगों को आइडेंटिफाई करके लोकेट करके रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर उसके मुताबिक एक्शन लिया जाए। फिलहाल अगर हम बात करें तो हर रोज एक एक काउंटर पर तकरीबन 100 से 150 लोगों की जांच की जाती है और ये जांच फ्री की जाती है जी। और ये जो आरटी-पीसीआर टेस्ट के रिजल्ट हैं, आप जरा अगर पीछे पूछें तो ये आरटी-पीसीआर टेस्ट के रिजल्ट, एंटीजन टेस्ट के रिजल्ट कितनी देर में आते हैं? क्या घंटों में आते हैं या मिनटों में आते हैं? कितनी देर पैसेंजर्स को इंतजार करना पड़ता है? तो वो कहां पर वेट करें? ये सारे सवाल भी उठते हैं कि इसकी सुविधा की गई है, इसके बारे में सोचा गया है कि नहीं? बिल्कुल आनंद, देखिए जो यहाँ पे जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट 48 घंटे में आती है और वो रिपोर्ट जो है पैसेंजर को मोबाइल फोन पर भेजा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा डेटा रखा जाता है, एक ऐप है, ऐप के थ्रू पैसेंजर के मोबाइल नंबर बाकी डिटेल्स डाले जाते हैं। इस तरह से पूरी जानकारी जो है ऑनलाइन पैसेंजर्स को भेजी जाती है कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट क्या आई है। एंटीजन टेस्ट की बात करें तो वो रैपिड टेस्ट होता है, 10 मिनट के अंदर ही उसकी पूरी जानकारी आ जाती है, टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है। जो लोग यहाँ रुक करके रिपोर्ट लेना चाहें उन्हें रिपोर्ट मिल जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं जिन लोगों ने सुबह से टेस्ट कराया है, जब यहाँ पर ट्रेनें पहुंची हैं उनकी जानकारी है, यानी कि मैनुअल जानकारी भी रखी जाती है और ऑनलाइन भी जानकारी रखी जाती है। अच्छा कर रहे हैं दिल्ली सरकार, और दिल्ली के साथ साथ कई अन्य राज्यों में, शहरों में भी ये प्रिकॉशन जो है, ये सावधानी जो है ये बढ़ती जा रही है क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार ने केंद्र के भेजे हुए सभी टीकों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने 50% से ज्यादा कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल अब तक किया ही नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर ये लिखा है, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 12 मार्च तक राज्य के भेजे हुए कुल 54 लाख टीकों में से सिर्फ 23 लाख टीकों का ही इस्तेमाल किया। 56% टीकों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब शिवसेना के सांसद राज्य के लिए और वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। पहले महामारी के दौरान अव्यवस्था और अब टीके लगाने में भी। पारस धामा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। एक तरफ हेल्थ सेक्रेटरी का कल की चिट्ठी, जहां पर यह आरोप लगाया गया कि वहां के जो सरकारी अफसर हैं और लापरवाही बरत रहे हैं, टेस्टिंग में कोताही हो रही है। दूसरी तरफ अब यह आरोप कि जितना वैक्सीनेशन, टीकाकरण होना चाहिए महाराष्ट्र भर में उतना हुआ ही नहीं है, 56% ही हुआ है। जी आनंद, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। न्यूज़ 18 की खबर का असर ये हुआ है कि सुबह से यहाँ पे बीएमसी के कर्मचारी नहीं थे। ये दादर का फूल मार्केट है, ना ही यहाँ पे मुंबई पुलिस की कोई टीम थी। जैसे ही यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया सुबह से पहुँचा है, उसके बाद जो है बीएमसी और मुंबई पुलिस जो है दोनों जागरूक हुई और यहाँ आई है। यहाँ पर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको फ़ाइन लगाया जा रहा है। ये वही मार्केट है जहाँ से सुबह में हम जब पहुँचे थे आधे से ज़्यादा लोग जो है यहाँ मास्क के बिना घूम रहे थे और साथ ही साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा था। भीड़ अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ यहाँ से पूरी तरीके से उड़ाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो है अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे बीएमसी और मुंबई पुलिस की टीम पहुँची है, जो कोशिश कर रही है कि जो लोग यहाँ मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर वो दुकानदार हो या फिर कोई कस्टमर हो, उन सब पे जो है ये लोग फाइन लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे इलाकों से जो है वो भीड़ हटाई जाए। ये एक ऐसा इलाका है जो स्टेशन के बेहद करीब है और ये मार्केट स्टेशन से बिल्कुल करीब अभी है। आप जब वॉक थ्रू कर रहे हैं पारस, वहीं पर कई लोग हैं जो मास्क अपनी दाढ़ी पे लगाकर घूम रहे हैं, दुकानदार हो या फिर वहां पर खरीदार, सबको ही वैसे ही दिख रहे हैं। इस तरह से लापरवाही होगी तो कोरोना तो फैलेगा ही। वहीं बीजेपी नेता मनोज कोटक ने महाराष्ट्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई से सांसद मनोज कोटक जी हैं। सर, लगातार ऐसा हो रहा है पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कदम उठाए जाने चाहिए राज्य में? महाराष्ट्र की सरकार है जिन्होंने पहले दौर में जो सावधानियां और बाकी सारी चीज़ों एसओपी का पालन किया था, अब वो हो नहीं रहा है। जिस तरह की एसओपी कोरोना के पेशेंट मिलने के बाद उनको क्वारंटाइन करना, उनकी बिल्डिंगों को सील करना, उस परिसर के ऊपर ध्यान रखना, सैनिटाइजेशन करना, अब महानगर पालिकाएं महाराष्ट्र की इस तरह का काम नहीं करने के कारण ये मामले बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अधिकारियों ने बहुत चौकसी और बहुत मुस्तैदी से इसका काम करना चाहिए और इन सभी मामलों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए जो एसओपी जाहिर हुई है उसका पालन करना। क्या लगता है कि केंद्र सरकार ने जो डायरेक्टिव इशू की हैं उसमें किस हद तक सहयोगात्मक रवैया प्रदेश सरकार की ओर से मिल रहा है? तो मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार एक अपने उलझन में फंसी हुई है, उनको सरकार बचाने की पड़ी हुई है और इसके कारण ये कोरोना के मामलों पर ध्यान नहीं दे रही है। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। महाराष्ट्र के साथ साथ देश के कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू होता जा रहा है। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश। अब राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। खतरे की घंटी तब बजी जब बजट सत्र के दौरान 5 विधायक और विधानसभा के 7 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यही नहीं, राज्य के 8 शहरों में रात 10 बजे से 10 बजे के बाद बाजार बंद रखा जाएगा। इन शहरों में जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन भी शामिल है। इतने सारे शहर, और इन शहरों में से कई जो है कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन बाजार अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 1 हफ्ते तक क्वारंटीन में भी रखा जाएगा। पिछले 24 घंटों में राज्य में 800 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिनमें से इंदौर में 264 जबकि भोपाल में करीब 200 मरीज मिले हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में, भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू रहेगा। 10 बजे से लेके सवेरे तक। जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, दवाई या कोई फ्लाइट से कहीं बाहर से आ रहा है या ट्रेन से उतर। शिवराज सिंह जी वहां कह रहे हैं मुख्यमंत्री भी अब थोड़े से चिंतित होंगे। मनोज बताइए वहां क्या परिस्थिति है? भोपाल के साथ साथ कई सारे शहर हैं जहां पर कोरोना फैल रहा है। मुख्यमंत्री की चिंता लाजमी है आनंद, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जो मामले हैं, जब हम आंकड़े बताते हैं कि 250 से ज़्यादा मामले इंदौर में आ गए, 200 मामले भोपाल में आ गए, लेकिन इससे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि हम टेस्ट कितने कर रहे हैं। और जब मध्य प्रदेश का आप संक्रमण दर देखेंगे आनंद, जैसे पॉजिटिविटी रेट, वो है मध्य प्रदेश की 5.2, और सिर्फ इंदौर की जब आप बात करेंगे तो वो बढ़ के 8.2 हो जाती है। तो ये तो उन्हीं दिनों की बात हो गई। ठीक 1 साल पहले जो नज़ारा बनता था और लोग जैसे कोरोना का जब संक्रमण तेज़ी से फैल रहा था, तो 8% की जो संक्रमण दर है वो वाकई डराने वाली है। और यही वजह है कि सरकार ने इंदौर, भोपाल में दोनों जगह कहा है कि रात का कर्फ्यू हम आज से शुरू करेंगे। 8 शहरों में रात को दुकानें बंद करेंगे। लेकिन आप देखिए, नज़ारे देखिए सड़कों पर, पीछे की तरफ आप देखिए, लोग घर से निकल जाते हैं एक छोटे बच्चे के साथ। आप छोटे बच्चे के साथ बाजार में निकले हैं, लेकिन आपके चेहरे पर मास्क नहीं है। अरे 1 मिनट में लगा ले रहा हूँ। आपको अपनी गलती का एहसास है? हाँ। क्या कहेंगे आप जो मास्क नहीं पहनते उनसे? पहले तो आप खुद पहन लीजिए, फिर लोगों को क्या करना चाहिए? मास्क क्यों पहनना चाहिए? मास्क सर, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए मास्क तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो न्यूज़ 18 का आप धन्यवाद अदा करिए कि आपको मास्क हमने बताया कि मास्क की अहमियत क्या है। धन्यवाद। ये देखिए आनंद, इस तरह का होता है कि लोग जेब में मास्क रख, कैमरा ऑन हो इसलिए मास्क पहन रहे हैं, वरना छोटे छोटे बच्चों के साथ आप बिना मास्क के निकल रहे हैं। इस तरह की लापरवाही करेंगे तो फिर कोरोना फैलेगा ही। कोरोना को तो मौका चाहिए, मौका हम क्यों